देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज COO, और हमने ये पढ़ा भी था कि इसको हम इस तरह से यूज करते हैं कि इसके आसपास कार्बन एटम होने जरूरी है। सफिक्स इसके लिए यूज होता है OAT। मेंबर हमने इसके बनाए थे कि जो इसका फर्स्ट मेंबर है मिनिमम 3 कार्बन एटम्स का होगा, क्योंकि R मिनिमम 1 कार्बन का तो होगा ही। तो इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है इसके अंदर, तो इसका नाम हो गया प्रोपनोएट। इट इज प्रोपनोएट। ठीक है। अब देखिए ये तो इसका एक स्पेसिफिक नेम हो गया, इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम में क्या करेंगे आप, इनमें से इस तरह से स्प्लिट करेंगे। एक अल्काइल ग्रुप को आप अलग रखेंगे। आपको पता है CH3 क्या होता है, मिथाइल। अब कितने कार्बन एटम्स हैं, 2, तो 2 के लिए आप यूज करते एथ, AN लगाएंगे और लास्ट में OAT, मिथाइल इथनोएट। तो इस तरह से आप इसके कॉमन नेम बना सकते हैं। जो भी फंक्शनल ग्रुप आप कह सकते हो बड़ा है उसको आप अल्काइल ग्रुप में यूज कर लीजिए और बाकी को टोटल करके वर्ड रूट लगाकर OAT लगा दीजिए। अब एस्टर की एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। उससे पहले मैं आपको जनरल बताती हूँ हम कैसे करेंगे। लेट्स से आपके पास एक एस्टर है। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी डाल के हम एस्टर को ब्रेक करने वाले हैं। हम यहाँ डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ एस्टर। हाउ? बाय एडिंग वाटर। बाय एडिंग वाटर। तो आपने एक एस्टर ले लिया, फ्रूटी स्मेल वाला सब्सटेंस, मतलब एस्टर ले लिया और इसके अंदर आपने वाटर ऐड किया, तो क्या होगा, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। R के साथ OH लग जाएगा, एक R के साथ, और जिस R के साथ COO है उसके साथ H लग जाएगा। तो आप देखिए जब COO के साथ H लगा तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और R के साथ जब OH लगा तो ये बन गया अल्कोहल। तो इसी से बना था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसी से बना था ना एस्टर। जब हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को आपने ऐड किया था, रिएक्ट किया था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपके पास एस्टर बन गया था। अब आपने तब वहां पानी निकाला था, यहां आपने एस्टर में पानी डाल दिया तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। देखते हैं एक एग्जाम्पल। लेट्स से ये एक एस्टर है आपके पास, इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, तो आपको पता है ये ऐसे ब्रेक होगा और ये ऐसे ब्रेक होगा, है ना। चाहे आप इस CH3 के साथ इसको ले जाओ, इसके साथ, वो फर्क नहीं पड़ता। जो एक R होगा, जो बड़ा साइज का R होगा, उसके साथ आपको OH अटैच करना है। अब इसके अंदर R दोनों थे, सेम थे, इसलिए हमने किसी के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे अगर आपके पास होता CH3COO C2H5 और इसकी आप हाइड्रोलिसिस करते, तो जो इसमें बड़ा ग्रुप होता उसके साथ हम OH अटैच करते, तो ये हमारे पास बनता इथेनॉल और दूसरा बनता इथेनोइक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकता है। इसके अंदर आपको कोई भी एस्टर दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि किससे बना हुआ है, तो आप बताओगे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बना हुआ है। फिर आपसे पूछते हैं कौन सा, क्या फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का जिससे बना है, या क्या फॉर्मूला है अल्कोहल का जिससे बना है। तो सिंपली आपको इसको ऐसे ब्रेक करके एक के साथ OH और एक के साथ अटैच करना है H, तो ये आपके पास आ गया मिथेनॉल और इथेनोइक एसिड। Now we are going to start with some important properties of alkanes, alkenes and alkynes. अब अल्केन का आपको पता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अल्केन के अंदर हम सिंगल बॉन्ड का यूज करते हैं, मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। सफिक्स भी आपको पता है एन, मेंबर्स भी आप बहुत सारे बना चुके हो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब आप बहुत से मेंबर्स बना सकते हो। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम पायरोलिसिस। पायरोलिसिस ऑफ अल्केन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ अल्केन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर अल्केन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर अल्केन इनटू स्मॉलर अल्केन्स बाय हीटिंग। अगर आप यहां पे कोई बिगर मेंबर ले लेते हो अल्केन का, ठीक है, और उसको आप लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, तो इट विल ब्रेक इनटू स्मॉलर अल्केन्स। कई बार साथ में कुछ अल्कीन भी बन सकता है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने लिया C5H12, तो इट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म स्मॉलर अल्केन। तो लेट्स से इसमें से स्मॉलर अल्केन ये आपके पास पेंटेन है, तो लेट्स से ये ब्रेक हो रहा है C3H8 में,
प्रोपेन में, और 2 कार्बन का आप कैसे यूज कर रहे हैं, आपके पास बन रहा है एक इथीन। तो आप देखिए इसमें कार्बन तो सेम हो गए ना, 3 कार्बन और ये 2, तो कार्बन आपके पास हो गए टोटल 5 और हाइड्रोजन आपके पास हो गए 8 + 4 मतलब 12। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन का नंबर बदलना नहीं चाहिए। तो जोन सा भी आप अल्केन और अल्कीन बनाएंगे, इट शुड satisfy this number of carbon and hydrogen which is originally present in the bigger alkane. दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। जब भी आप अल्केन्स ले और उसकी ऑक्सीडेशन करें तो अल्केन्स गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ये तो हमने पढ़ा भी था कि अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल की करते हो तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑब्वियसली अल्केन की ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या आएगा, अल्कोहल। अब अल्केन की जो ऑक्सीडेशन है ये कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप अल्केन की ऑक्सीडेशन कॉपर की प्रेजेंस में करेंगे तो ये बनाएगा अल्कोहल। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन मॉलिबेडनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे तो ये बनाएगा एल्डिहाइड, और यही आप इसकी ऑक्सीडेशन सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन कार्बन एटम्स आर गोइंग टू रिमेन सेम। देख लेते हैं क्वेश्चन। लेट्स से आपके पास मीथेन है, तो मीथेन की ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो कॉपर की प्रेजेंस में, तो आपके पास अल्कोहल आएगा। आपको पता है एक कार्बन वाला अल्कोहल आपके पास कौन सा होता है, मीथेनॉल। यही ऑक्सीडेशन अगर आप मॉलिबेडनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करोगे तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है, मीथेनॉल, HCHO। और यही आप अगर सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करोगे तो आपके पास बनेगा मीथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए जो अल्केन्स है उनमें सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं पे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम कोई भी चीज उसमें डालें तो वो सब्स्टिट्यूट तो हो सकती है कि कोई एटम निकल जाए उसकी जगह वो आ जाए, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। तो जो अल्केन्स है दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, मतलब उनका एक H रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह जो भी चीज आप डालेंगे वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि आपको पेपर में अक्सर पूछा जाता है, दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इस रिएक्शन की एक खास बात है, ये सनलाइट की ही प्रेजेंस में हो जाता है और ये एक चेन रिएक्शन है। एक बार इनिशिएट हो जाए तो ये पूरा होता है। देखिए आपके पास मीथेन है, मीथेन में क्लोरीनेशन का मतलब आपने क्लोरीन डाल रहे हो, तो क्या होगा, एक H की जगह Cl आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और वो H और Cl ऐसे मिल जाएंगे। अब इसमें और H भी बाकी हैं, तो ये CH3Cl और Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, एक H और रिप्लेस हो जाएगा। अब इसमें 2 बाकी है तो और Cl2 डालेंगे तो एक और रिप्लेस हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा HCl। अब CHCl3 में आप और क्लोरीन डालोगे तो एक H इसके पास स्टिल है, आपके पास CCl4 और HCl आ जाएगा। अब इसके पास कोई और हाइड्रोजन नहीं रहा तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम होगा आपके पास मिथाइल, 2 क्लोरीन से आपके पास तो डाइक्लोरोमीथेन, इसका हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन और ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CHCl3 का एक यूज भी है, इट इज एक्चुअली क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, और आपको पता है ये एक एनेस्थेटिक है, एनेस्थीसिया देने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। और इस रिएक्शन की खास बात जैसे कि मैंने आपको बताई, ये पूरा का पूरा रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो जाता है। नाउ वी हैव अल्कीन्स। जो अल्कीन्स होते हैं अभी हम सम अप कर चुके हैं, अल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, सफिक्स आप ईन का यूज करते हो, पहला मेंबर आपके पास इथीन और सो ऑन, आप बहुत से मेंबर्स बना सकते हो। अब क्योंकि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो दे कैन शो एडिशन रिएक्शन, ये किसी चीज को भी अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से आपके पास ये अल्कीन है और इसके अंदर मैं ब्रोमीन वाटर डाल रही हूँ, ब्रोमीन वाटर मतलब Br2, तो 2 ब्रोमीन इसमें सिंपली ऐड हो सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो एक CH2 के साथ एक Br आ जाएगा, बॉन्ड सिंगल, क्योंकि वैलेंसी को भी हमें ध्यान में रखना है, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और आपको पता है ये जो रिएक्शन मैंने एग्जांपल में लिए, इट इज एक्चुअली अ टेस्ट फॉर अल्कीन्स और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन।
अगर आपको कोई सैंपल दे दे और पूछे ये अनसैचुरेटेड है कि नहीं, आप कहोगे ऐड ब्रोमीन वाटर टू इट, ब्रोमीन वाटर विल गेट डीकलराइज. Bromine water will get decolorized, which shows that the given sample was unsaturated, maybe alkene, maybe alkyne. ऐसे ही एडिशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स. हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स का मतलब है आप अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर रहे हो. कैसे? बाय एडिंग हाइड्रोजन, और ये एडिशन आप निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हो. लेट्स से आपके पास एक अनसैचुरेटेड फैट है CH2CH2, इसमें आप हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में ऐड कर रहे हो, तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ये सैचुरेटेड फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज एक्चुअली कन्वर्टिंग द अनसैचुरेटेड फैट इनटू सैचुरेटेड फैट. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव कंबशन, कि अगर आप अल्केन, अल्कीन या अल्काइन किसी में से भी किसी को जलाते हैं तो क्या होता है. देखिए, चाहे आप अल्केन ले लो, चाहे आप अल्कीन का यूज करो, चाहे आप अल्काइन का यूज करो, और सपोर्टर ऑफ कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको बर्न कर रहे हो, क्योंकि कंबशन का मतलब ही क्या होता है, बर्न. तो ये बना ही हाइड्रोकार्बन से है, तो इट विल फॉर्म CO2, वाटर वेपर एंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आयुपेक. अब देखिए, आपको मेंबर्स बनाने आ चुके हैं, है ना. हमने अभी आपको बस सिखाया है कि जैसे मिथेन को CH4, ये हो गया इथेन, ऐसे बहुत से आप कह सकते हो स्ट्रक्चर्स आपने सीखे हैं, अल्कोहल के, एल्डिहाइड के, अल्कीन्स के, अल्काइंस के. तो क्या है, एक हमारे पास सिस्टम है दैट इज आयुपेक. पहले हम आयुपेक की फुल फॉर्म करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. आयुपेक क्या होता है हमारे पास? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1947 में और फिर रिवाइज हुई 1993 में. ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म. अब आयुपेक हम पढ़ते क्या है, ये क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इट इज एक्चुअली सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम हम कैसे देते हैं. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि नाम क्या देना है, या क्या नाम, ये क्या मतलब चीज है जिसे हम पढ़ रहे हैं. अब देखिए, जैसे आप ये पढ़ रहे हो CH4. CH4 जो है, इसको आप मीथेन कहते हो. ठीक है, आपको पता है इसका नाम मार्श गैस भी होता है. क्यों? क्योंकि ये जो गैस है ये मार्शी एरियाज में प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसका नाम मार्श गैस भी होता है. ऐसे ही आपके पास है CH3COOH. ठीक है, इसको आप विनेगर या एसिटिक एसिड भी बुलाते हो, है ना. ऐसे ही हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स भी हैं, जैसे कि हमारे पास HCOH, जिसको आप क्या बुलाते हो, फॉर्मिक एसिड. इसका नाम फॉर्मिक एसिड इसलिए रखा गया था, एक एंट होती है फॉर्मिका, एक एंट है फॉर्मिका, उसके स्टिंग में ये एसिड मिलता है. तो आप कह सकते हो कि भी अगर हम इसको मार्च गैस बुलाएंगे, इसको विनेगर बुलाएंगे, कोई इसको एसिटिक एसिड बुलाएगा, कोई इसको फॉर्मिक एसिड बनाएगा, तो ये सारे जो इनके नाम है ये कॉमन नेम्स हैं. ये जो भी आपको मैंने नेम बताए एक्सेप्ट मिथेन, जितने भी हमने नाम किए अभी एज एन एग्जाम्पल, ये सब कॉमन नेम्स है. अब कॉमन नेम्स हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखकर रख दिए, कोई और कंट्रीज इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज को देखकर इनके कॉमन नेम्स रख देगी. तो ऐसा तो भी तो हो सकता है कि CH4 को हम कुछ और बुलाए, कोई और कंट्री कुछ और बुलाए, है ना. तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इस तरह से नेमिंग करे कि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो. मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने की एक ऐसी रूल्स दे हमें, या ऐसे नाम हो जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह के हम यूज कर पाए. तो इसलिए हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन आई आयुपेक, विच इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, विच एक्चुअली गिव्स द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज एक्सेप्टेड
वर्ल्ड वाइड। समझ गए आप? तो ये था आयुपेक, और आयुपेक का कारण क्या था वो भी आप समझ गए कि कॉमन नेम से हमें कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरह से एड्रेस नहीं करें कंपाउंड्स को, तो इसलिए हमें एक स्पेसिफिक नाम देना था, जो कि किसने दिया? आयुपेक ने। ठीक है, अब आयुपेक के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। देखते हैं वो पार्ट्स क्या है। पहला पार्ट होता है प्रीफिक्स, दूसरा पार्ट होता है जो मिडल में लिखते हो आप वर्ड रूट, और फिर हमारे पास होता है सफिक्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 3 पार्ट से बना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। ठीक है, अब वर्ड रूट तो आप अभी पढ़ चुके हो। वर्ड रूट हमें क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वर्ड रूट हमें क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्रीफिक्स हमें इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या होते हैं, जैसे से अभी हम करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप याद करो कि जो प्रीफिक्स है वो हमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके नाम हम मिलाकर प्रीफिक्स लिखते हैं। सफिक्स जो होती है वो होती है एंडिंग ऑफ नेम। सफिक्स क्या होता है? एंडिंग ऑफ नेम। तो सफिक्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स है वो वर्ड रूट के बाद ही लगता है, और ये हमें इंडिकेट करता है टाइप ऑफ बॉन्ड। ये क्या इंडिकेट करता है हमें? टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आप एन लिखते हो, अगर डबल बॉन्ड है तो आप ईन लिखते हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन लिखते हो। तो प्राइमरी सफिक्स या तो एन होता है या ईन होता है या फिर आइन होता है। और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो कब होता है? वो तब यूज होता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप हमें कार्बन की चेन में दिख रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि हमारे पास अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स किए थे। अल्कोहल हो तो आप ऑल यूज करते हो, है ना, सफिक्स। अगर एल्डिहाइड हो तो अल करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ओइक एसिड कर देते हो, कीटोन है तो आप अन लिख देते हो, एस्टर है तो आप ओएट लिख देते हो, है ना। तो ये कुछ सिलेक्टेड आप कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स है जो हमने डिस्कस किए हैं जो आपके सिलेबस में। समझ गए आप यहां तक? तो दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेम में पहले आएगा प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स। तो मतलब नाम के अंदर ये 4 चीजों को हम इकट्ठा जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पूरा आयुपेक नेम। क्या आ जाएगा? पूरा आयुपेक नेम। अब वर्ड रूट तो आपको क्लियर है, हमने किया था अभी पहले कि अगर 1 कार्बन होता है तो आप मेथ यूज करते हो, 2 कार्बन होता है तो आप एथ करते हो, 3 होता है तो प्रॉप, 4 तो आप ब्यूट लिखते हो, 5 होता है तो आप पेंट लिखते हो, 6 हेक्स, 7 को आप हेप्ट लिखते हो, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को आपने लिखा डेक। 10 तक ही आपके सिलेबस में है तो वहीं तक करेंगे। अदरवाइज 11 को आप अनडेक, 12 को डोडेक, 13 को आइकोसेन, 14 को ट्राइको एक्टेन, पर ये आपके सिलेबस में नहीं, आप सिर्फ 10 तक कर लेंगे तो बहुत रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं। देखिए, अगर कोई कार्बन चेन के अंदर, ठीक है, 2 जगह पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप समझ गए कि जो प्राइमरी सफिक्स है वो अब आपका ईन होने वाला है। क्या होने वाला है? ईन। तो अब 2 जगह पे डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड है तो इनको आप डाई लिख देंगे। डाई का मतलब होता है 2। तो अगर कोई चीज आपको 2 दिख रही है तो आप डाई लिख देंगे, 3 दिख रही है तो आप ट्राई लिख देंगे, 4 लिख रही है तो आप उसको टेट्रा लिख देंगे। अब हम ये नहीं लिखेंगे कि यहां पे एक अलग बॉन्ड है, यहां पे एक अलग बॉन्ड है। हम पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे लेकिन हम दोनों को इकट्ठे मिलाकर क्या लिख देंगे? डाई ईन। ठीक है, दूसरी बात, जब आप प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ते हो, दोनों को अटैच करते हो ना, बीच में हमने प्लस लगाया है। जैसे कि सपोज मैं आपको कहूं कि प्राइमरी सफिक्स है एन, ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स है ऑल, तो ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है। तो 2 वॉवल्स को जब हम बीच में ज्वाइन करेंगे तो हम एन इन आइन का ई हटा देंगे, तो इसको हम इकट्ठा क्या लिखेंगे? एन ऑल। मतलब वी विल ड्रॉप ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स वेदर इट इज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। लेकिन अगर ये वॉवल ना होकर कॉन्सोनेंट होगा तब हम ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। समझ गए आप कि किस तरह से हमें करना है?
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगी। सपोज कोई कार्बन की चेन है और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन लगा हो सकता है, फ्लोरीन लगा हो सकता है, आपके पास नाइट्रो ग्रुप लगा हो सकता है, आपके पास साइनो ग्रुप लगा हो सकता है। तो ये सब कार्बन तो नहीं है ना, तो आप ना तो इनको वर्ड रूट में लिख सकते हो, ना आप इनको प्राइमरी सफिक्स में लिख सकते हो, ना सेकेंडरी में लिख सकते हो। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। दीज आर प्रीफिक्स। तो इनका नाम हम कैसे लिखते हैं? जैसे ये फ्लोरीन लगा है तो आप इसको फ्लोरीन नहीं लिखते हो, हमारे पास कुछ सेट वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, ये नोट कर लीजिए। अगर एफ लगाओ तो हम उसके लिए यूज करते हैं फ्लोरो, सीएल लगाओ तो आप यूज करते हो क्लोरो, बीआर लगाओ तो हम यूज करते हैं ब्रोमो, आयोडीन लगाओ तो हम यूज करते हैं आइडो, NO2 लगाओ तो हम यूज करते हैं नाइट्रो, NH2 लगाओ तो हम यूज करते हैं अमीनो, अगर आपके पास NO लगाओ तो उसको हम यूज करते हैं नाइट्रोसो। ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास कहीं पे OCH3 लगा है तो उसको हम लिखते हैं मिथॉक्सी, ये मिथाइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन तो बन गया मिथॉक्सी। अगर OC2H5 लगाओ तो इसको हम लिखते हैं इथॉक्सी, ठीक है। और अगर OH ग्रुप लगाओ तो इसको हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो ये कुछ ग्रुप्स के शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आप एज अ प्रीफिक्स लिखते हुए यूज करते हो। आई थिंक आपको समझ आ गया। देखिए ये चीज आपको आनी चाहिए, वर्ड रूट आने चाहिए, ये क्या नाम हम लिखते हैं ये आना चाहिए। अगर एक चीज एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, उनको डाई ट्राई टेट्रा लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आईयूपैक के रूल्स पढ़ने से पहले आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब हम रूल्स करते हैं आईयूपैक के। देखिए पहला रूल है, नाम लिखते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब हमें एक ऐसी चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है जो सबसे लंबी हो, कॉन्टिन्यूस हो, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और उस चेन में सिर्फ कार्बन हो, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपके पास ये एक चेन है, तो आपको दिख रहा है कि यही एक चेन बन रही है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? पेरेंट चेन। अब आप देखिए इसमें से ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, कॉन्टिन्यूस भी है, कहीं ब्रेक भी नहीं हो रहा, और कार्बन की भी चेन है, कहीं पे भी कोई और ग्रुप इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से आपके पास इस तरह की चेन है एक, ऐसे। अब आप देखिए इसमें अलग तरह की चेन्स बन रही है। इसमें तो ऑप्शन ही यही था ना कि एक ही चेन है, लेकिन इसके अंदर आपके पास चेन कौन सी बन सकती है? एक ये चेन आ सकती है ना। एक चेन आप ये ले सकते हो, एक चेन आप ये वाली ले सकते हो, है ना। अब अगर आप स्ट्रेट चेन लेते हो तो इसमें देखिए कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने आ रहे हैं आपके पास? 6। अगर आप ये चेन लेते हो तो इसके अंदर कार्बन कितने आ रहे हैं? सेकेंड वाली चेन में कार्बन आ रहे हैं 4। ये देखिए 1 2 3 और 4। और अगर आप ये चेन ले रहे हो तो आपके पास कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियसली हमें चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स हो। तो जो हमारी पेरेंट चेन होने वाली है वो स्ट्रेट चेन होने वाली है। अब सपोज आपके पास स्ट्रेट भी 6 की बन रही होती और किसी तरीके से आप मतलब टेढ़ा मेढ़ा सिलेक्ट करते तो भी 6 बन रही होती, तो हमारी प्रेफरेंस हमेशा स्ट्रेट चेन के साथ ही रहती, हम वही प्रेफर करते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं, आप अपनी कॉपीज में लिखिए, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। आपके पास कंपाउंड इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से ग्रुप्स आप देख रहे हो कि ऐसे अटैच्ड है। अब इसके अंदर आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अब देखिए इसमें से चेन कौन सी बनती है, ऑप्शंस देखते हैं हम पहले। एक तो आपके पास ये चेन आ गई, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5। जो बाहर रह गया उसकी चिंता मत करिए, वो सब सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, उनके कुछ ना कुछ ऐड करके नाम पक्का बन जाएंगे जो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो अभी आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि हम चेन को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब हो सकता है कि आप इसको ऐसे करो। अब आप जब इसको ऐसे करोगे तो आप यहाँ रुक नहीं सकते हो, आपको ब्रेक नहीं लगाना है। तो इसका मतलब जो आपकी चेन हो जाएगी वो आपकी इस तरह से हो जाएगी। ये हो गई ना आपकी चेन। अब इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन आ रहे हैं। हो सकता है कि आप चेन ये ले लेते, ये वाली, लेकिन ये हम सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कार्बन सिर्फ 4 आ रहे हैं।
तो आपके पास यही ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली हम वो चेन सिलेक्ट करेंगे जो कि लॉन्गेस्ट है, जो कि 7 कार्बन्स की बन रही है, तो ये हमारी चेन होने वाली है। अब समझ गए कि चेन को हमें कैसे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला रूल तो आपका यही है कि आपको चेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो चेन आपने सिलेक्ट करी, उन कार्बन्स को आपने नंबर देना है। तो आपको चेन ऐसी देखनी है जिसमें बाहर बहुत सी ब्रांचेस रह जाए, और फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट आपने करना है। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि हमने किस तरह से सिलेक्ट किया था। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो इसमें देखिए, अगर आप ये चेन सिलेक्ट करते हो तो कार्बन आपके पास सिर्फ आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और अगर आप ये चेन सिलेक्ट करते हो ये वाली, तो आपके पास आ रहे हैं 1 2 3 5 कार्बन्स। अगर आप ये कर रहे हो तो भी आपके पास आ रहे हैं 5 कार्बन्स। लेकिन अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट कर रहे हो, ये देखिए आप इसमें कितने सारे कार्बन्स आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं ना काफी कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑब्वियसली हम 10 कार्बन वाली चेन के साथ जाएंगे और हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि ये चेन हो गई आपकी, है ना, ये सब तो चेन में आ गए। अब चेन के बाहर जो रह गए वो ये कार्बन और ये कार्बन है, तो इनको हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। इनको हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब चेन को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करनी है, नंबरिंग। आपको क्या करनी है, नंबरिंग। अब सपोज आपके पास चेन ऐसे होती, तो आपने इसको सिलेक्ट किया। अब इसमें तो चेन से बाहर कुछ रहा ही नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। तो इसको आप कहीं से भी नंबर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको 1 2 3 4 5 यहां से करिए, चाहे इसको यहां से करिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। डिफरेंस तब आता है जब चेन के बाहर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तब हमें बहुत सोच समझ के नंबरिंग करनी पड़ती है। देखिए हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये चेन आ गई, ठीक है, यहाँ पे अब आपको चेन सिलेक्ट करनी आ गई है, इसलिए मैं एच भी लगा देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने एच इसलिए नहीं लगाए थे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, पर वैलेंसी अगर हम स्टेबल कर लेंगे तो एच भी हमारे पास होंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी मेन चेन, और ये हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबर यहां पे तो आप कैसे भी कर सकते थे क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, लेकिन यहां पे नंबर करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नंबर, उसको आपने डायरेक्ट नंबर तो नहीं देना क्योंकि वो चेन के अंदर नहीं है, लेकिन जिस कार्बन के साथ वो ज्वाइंट है उस कार्बन को आपने लोएस्ट नंबर देना है, क्योंकि उसी कार्बन का नंबर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर होने वाला है। अब आप देखिए, अगर इसको यहां से नंबर देते हो तो इस कार्बन पे जिस पे सब्स्टिट्यूएंट है उसको नंबर मिलता है 4, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नंबर हो गया 4। लेकिन अगर आप इसको यहां से नंबर करते हो तो इसको नंबर मिलता है 2। तो ऑब्वियसली हम 2 के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा रूल है कि हमें इस तरह से नंबर करना है अगर सब्स्टिट्यूएंट हो कि जिस कार्बन के साथ वो अटैच्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब ये तो हो गया, एक ही सब्स्टिट्यूएंट था। अब हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, यहां पे भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, एच भी लगा लेते हैं हम, ठीक है, यहां पे भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और एक यहां पे भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए आपके पास। अब लेट्स से आपके पास ये चेन आ गई, ठीक है। अब इसको आप जब नंबर करोगे तो यहां से जब आप नंबर करते हो तो एक सब्स्टिट्यूएंट को मिला नंबर 2 और दूसरे को मिला 4, ठीक है। अब आपने यहां से किया तो भी सेम, एक को मिला 2, एक को मिला 4, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे कोई और भी होता, मतलब जैसे अगर हम एक और चेन बना लेते हैं तो अगर सेम आ रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे चेन होती जिसमें 6 कार्बन्स होते, 3 और 3 6, ठीक है, और यहां लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, एक यहां, एक आपके पास यहां और एक आपके पास यहां। तो लेट्स से आपके पास चेन हो गई स्ट्रेट ये। अब आप नंबर किसको करते, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी और ये भी। तो अगर हम यहां से नंबर करेंगे तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर आ रहे हैं, एक का 2, एक का 4 और एक का 5। अगर आप यहां से कर रहे हो तो एक का नंबर आ रहा है 2, एक का आ रहा है 3 और एक का आ रहा है 5। तो दोनों नंबर्स में डिफरेंस है, चाहे फर्स्ट पोजीशन सेम है लेकिन सेकंड पोजीशन के अंदर डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर छोटा होगा दोनों में, जहां पे डिफरेंस आ रहा है तो उन दोनों में से जोन सा नंबर छोटा होगा उसके साथ हम
चलेंगे। तो हम 2 3 5 वाला ऑर्डर जो कि मैंने ये नंबर किया है 1 2 3 4 5 इसको फॉलो करेंगे। इसी को हम बुलाते हैं लोएस्ट सम रूल। इसको हम क्या बुलाते हैं? लोएस्ट सम रूल। देखिए कैसे, आपने 6 कार्बन्स बनाए थे, हमने दोबारा बना लेते हैं 3 और 3। यहां पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट था, मैच भी लगा रही हूं प्रॉपर तरीके से ताकि आपको पता लगे कि प्रॉपरली कैसे करना है आपको। यहाँ पे H2 लगा हुआ है, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। लेट्स से क्वेश्चन आपको ये मिला है, तो ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन, आपको आता है अभी तक सिलेक्ट करना। अब नंबर जब आप करोगे तो एक अगर आपने यहां से नंबर किया तो आपके पास नंबर एक सब्स्टिट्यूएंट का आ रहा है 2, एक का आ रहा है 4 और एक का आ रहा है 5। यही है ना, 2 4 और 5। अगर दूसरी साइड से कर रहे हो तो आपके पास इस तरह से आ रहा है और आपके पास नंबर है 2 3 और 5। तो जब ऐसे दो ऑप्शंस आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे? लोएस्ट सम रूल। मतलब आप तीनों को ऐड कर दोगे। अब देखो, इसको अगर आप ऐड करो तो आपके पास आंसर आएगा 11 और इसको आप ऐड करो तो आपके पास आंसर आएगा 10। तो जो लोएस्ट आंसर आएगा उसके साथ ही हम चलेंगे, उसी की हम सेम नंबरिंग करेंगे। इसको आप लोएस्ट सम रूल कहते हो। पर अभी जो लेटेस्ट इसको रिवाइज किया गया है तो वहां पे ये जो रूल है इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, जिसके हिसाब से आपको ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर को कंपेयर करो। आप देखिए दोनों के फर्स्ट नंबर सेम है, अगर यहीं पे फर्स्ट पोजीशन पे एक 2 होता और एक 3 होता तो हम 2 वाले को साथ चलते। ठीक है, अब यहां पे तो दोनों का फर्स्ट पोजीशन सेम है तो फिर हम सेकंड को कंपेयर करेंगे। सेकंड में जो छोटा होगा उसी को हम सही पोजीशन मानेंगे और उसी अकॉर्डिंग नंबर करेंगे। अब लेट्स से आपके पास इस तरीके से होता, ठीक है, ऐसे होता कोई एग्जाम्पल, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन भी सेम है, सेकंड भी सेम है, तो आप थर्ड पे देखिए, थर्ड पे ये वाला छोटा है ना, तो आप इस रूल को ही फॉलो करेंगे। तो मतलब आपके पास अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को आप यूज करके नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा का पूरा नंबर इसी नेम इसी पे डिपेंड करता है। अब सपोज आपके पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले तो आपको पता है आपको क्या काम करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो ये 3 कार्बन की हमारे पास चेन है। सब्स्टिट्यूएंट आप देख रहे हो ये 2 ग्रुप्स हो गए, तो उस कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। तो ऑप्शन ही आपके पास ये है कि एक ही कार्बन है जिसके साथ दोनों लगे हैं, तो ऑब्वियसली और दोनों केसेस में इसको 2 ही मिल रहा है, तो आपका नंबरिंग भी हो गया। अब जब आप इसका नाम लिखोगे, आप अब ये CH3 ग्रुप को मैंने आपको बताया था मिथाइल लिखते हैं क्योंकि अल्काइल ग्रुप होता है ना, इसको क्या लिखते हो? मिथाइल। ये भी आपके पास है मिथाइल। अब ऐसा नहीं कि इसका जब नाम लिखोगे आप प्रीफिक्स के अंदर 2 बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखोगे। आप देखोगे कि कौन सी पोजीशन पे मिथाइल है, 2 पे, दूसरा भी कौन सी पोजीशन है, 2 पे। पोजीशन आपको 2 बार लिखनी है, लेकिन इस अगर सेम तरह का सब्स्टिट्यूएंट लगाओ तो उसको हम एड अप करके 2 मिथाइल है तो हम डाई वर्ड यूज करके इसको मिथाइल लिख देंगे। ठीक है, ऐसे देखिए एक और, सपोज आपके पास यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, आपके पास यहां पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो जब आप इसको नंबर करोगे, लेट्स से आपका नंबर इस तरह से आ गया 1 और 3, तो आप इसको क्या लिखोगे? 1 पे और 3 पे। पोजीशन सेम भी हो सकती है, पोजीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप है तो हम इसको डाई मिथाइल इकट्ठा लिख देंगे और ये बन जाएगा हमारा प्रीफिक्स। अब सपोज यहां पे कोई और भी होता मिथाइल ग्रुप तो हम उसको भी लिख देते, हम उसको लिखते 1 2 3, डाई बन जाता 3 मिथाइल हो गए तो ट्राई मिथाइल। तो मतलब अगर एक से सेम चीज एक से ज्यादा होती है तो आप डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करते हो, उसके आगे लगाते हो, पोजीशंस अलग अलग लिखते हो। अगर सेम पे भी लगी है तो 2 बार लिखोगे सेम को, जैसे इस पे हमने 2 2 लिखा, पर हम उनको कंडेंस कर देते हैं, हम उनके लिए डाई ट्राई वर्ड यूज कर लेते हैं। अब अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक आप चेन ले लो, यहाँ पे लेट्स से आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इथाइल ग्रुप लगा है, तो आपको पता है सबसे पहला काम तो यही है, आपको चेन को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद नंबर करना। अब जब आप नंबर करोगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट को आपके पास देखिए नंबर कौन सा मिल रहा है, 4 है ना,
और दूसरे को मिलेगा 5 6 6। इधर से करोगे तो इसको मिथाइल को मिलेगा 2 और उसको मिलेगा 4। तो ऑब्वियसली हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट से चलेंगे, तो यही नंबरिंग हमारी करेक्ट रहेगी। अब जब हम यहाँ पे प्रीफिक्स लिखेंगे तो प्रीफिक्स है कि नहीं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बिल्कुल है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, जो चेन से बाहर रह जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। एक प्रीफिक्स है मिथाइल, है ना, जो 2 पोजीशन पे लगा है। दूसरा प्रीफिक्स है 4 पे, CH2 CH3 को आप इकट्ठा करके देखिए इथाइल बन जाएगा, ये C2H5 बन जाएगा। अब लिखते समय आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और वो अलग है तो आपको पता है एम और ई में से क्या पहले आता है, ई पहले आता है ना। तो प्रीफिक्स लिखते हुए पहले आप लिखेंगे 4 इथाइल, फिर आप लिखेंगे 2 मिथाइल, मतलब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे और इनके बीच में कॉमा का यूज करेंगे। अब कहीं पे अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आप सब्स्टिट्यूएंट को देखकर अब छोटा नंबर नहीं दोगे, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे। देखिए अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये चेन आ गई, ये आ गया इधर और ये लग गया सब्स्टिट्यूएंट। अब सबसे पहली बात, जो चेन है उसके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो आपको उसको लेना ही पड़ेगा, चाहे चेन छोटी हो जाए। पर जो अनसैचुरेटेड सिस्टम, जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपकी मेन चेन में आना ही चाहिए। अब यहां पे डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है ना। देखिए और एक और चीज देखिए इससे पहले, जब आप अब इसको नंबर करोगे, अब एक है सब्स्टिट्यूएंट और एक है आपके पास डबल बॉन्ड, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम निग्लेक्ट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट को कोई भी नंबर मिले हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे डबल ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली नंबरिंग हम अब यहां से करेंगे। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये C1 और C2 के बीच में है ना। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम इसको 1 पे ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि कोई भी 2 कार्बन होंगे, 2 3 हो, 4 5 हो, तो हम लोएस्ट नंबर के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड को एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो इस पे प्रीफिक्स आपका क्या रहेगा, 3 क्लोरो। कोई बात नहीं अगर सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा नंबर मिल रहा है, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस डबल और ट्रिपल बॉन्ड से होती है। ठीक है, ये आ गया आपका प्रीफिक्स। अब अगला चीज क्या लिखते हो आप, वर्ड रूट। वर्ड रूट में 4 कार्बन है हमारी पेरेंट चेन में, तो बन गया ब्यूट। और 1 पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास इसका जब हमने प्राइमरी सफिक्स बनाया वो बन गया 1 पे इन, तो ये हो गया इसका आयुपेक। अब अगर सपोज आपके पास 2 डबल बॉन्ड आ जाए तब किसको कम नंबर दोगे, तब तो ऑब्वियसली एक को कम मिलेगा, एक को ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक को कम दीजिए, दूसरे को जो मिल रहा है लेट इट बी। अब इसमें कोई भी चेन से बाहर तो रहा नहीं, तो प्रीफिक्स तो है नहीं, लेकिन वर्ड रूट तो है ना, 4 कार्बन, तो ब्यूट। अब आपके पास प्राइमरी सफिक्स 2 है, 2 डबल बॉन्ड लगे हैं, एक 1 पोजीशन पे और एक 3 पोजीशन पे। अब क्योंकि दोनों ही डबल बॉन्ड है तो हम इसको डाई इन लिख देंगे। अब ऐसे ही अगर आपके पास एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी आप डबल बॉन्ड को ही कम नंबर देते हो। ये याद रखो, डबल बॉन्ड की जो प्रेफरेंस है वो सबसे ज्यादा होती है। पहले आप डबल बॉन्ड को देखते हो, फिर हम प्रेफर करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर हमारे पास आ जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो मैं आपको बता चुकी हूं कि हम डबल बॉन्ड वाले को ही कम नंबर देंगे। जैसे एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यहां से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे, हम इसकी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। डबल बॉन्ड को ही कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसका नाम होने वाला है 4 कार्बन, तो ब्यूट। ठीक है, और आपको दिया है कि पहली पोजीशन पे आपके पास है इन, तो 1 पे आ गया इन। दूसरा भी प्राइमरी सफिक्स ही है तो उसको भी आप साथ ही लिखोगे। अब वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। 1 पे इन और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो बन गया आइन। तो ये हो गया आपका आयुपेक। तो आयुपेक का ऑर्डर आप याद रखिए, प्रीफिक्स जितने भी हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पे सम अप कर दीजिए। जितने पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स है, आपको टोटल नहीं, आपको सिर्फ पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स को काउंट करना है, वो आपका हो गया वर्ड रूट। अगर आपके पास सारी जगह सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगेगा। कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आप ए नहीं लिखकर इन और आइन ही लिखेंगे, उनकी पोजीशन को स्पेसिफाई करके। और अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा है, जैसे कि देखिए आपके पास इस तरीके से आ जाए, ये फंक्शनल ग्रुप भी आ गया अल्कोहल, तो चेन ऑब्वियसली आपके पास यही होने वाली है। अब इसमें नंबरिंग जब आप करोगे तो ना आप डबल बॉन्ड को देखोगे, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को रहेगी, फिर डबल बॉन्ड को रहेगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड को
देखेंगे और फिर हमारे पास लास्ट में आएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हम इसको नंबरिंग इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए ये रह गया बाहर, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है? 3 पे क्लोरो। अब वर्ड रूट क्या है आपके पास? 4 कार्बन, 4 मतलब ब्यूट, ठीक है। और अब प्राइमरी सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली आप एन ही लिखोगे, और सेकेंडरी सफिक्स है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ऑल लगा है, वो कहाँ लगा है? 1 पे ऑल। तो आपको पता है कि 2 वॉवल्स को जब आप जोड़ते हो तो आपको एन ई 9 का वो ड्रॉप करना पड़ता है, तो ये बन गया ब्यूटेन 1 ऑल। आप इसको 3 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूटेन, और फंक्शनल ग्रुप के आगे उसकी पोजीशन देकर भी इसको ऐसे लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम आईयूपैक से रिलेटेड, जो आपको मतलब इजी रहेगा और आपको काम आएंगे। लेट्स से आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है एक, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे भी। अब इसका नाम आप कैसे करोगे? देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास इसका 3 कार्बन की हो रही है, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऑब्वियसली नंबरिंग करते हुए आप कहीं से भी करो, सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को 2 नंबर ही मिलना है। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? मिथाइल ग्रुप ही। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा? प्रीफिक्स, हम यहाँ ऑर्डर लिख लेती हूँ, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, यही ऑर्डर रहता है ना आपका। तो प्रीफिक्स आ गया 2 पे, दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो 2 दोनों एक ही जैसे ग्रुप है तो हमने इकट्ठा लिख दिया डाई मिथाइल। वर्ड रूट क्या रहा? पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, मतलब प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स सारी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एन। सेकेंडरी सफिक्स इसमें है ही नहीं, तो इसका नाम हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनके नाम देने। एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे भी आपके पास CH3 है, यहाँ पे H लगा लेते हैं हम सबके। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप बताइए कैसे करेंगे। तो पेरेंट चेन इसमें भी यही होने वाली है, ज्यादा कार्बन इसी में आप चेक करोगे तो निकलेंगे। अब नंबर करते हुए हम इसको यहां से नंबर करेंगे, क्योंकि अगर हम यहां से कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 और 4 मिल रहा है, लेकिन आप अगर यहां से कर रहे हो तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ऑफ रूल से हम चलेंगे, तो 2 और 3 हमारी करेक्ट नंबरिंग है। अब इसका नाम क्या होगा? प्रीफिक्स क्या है इसका? 2 और 3 पे दोनों सेम ग्रुप लगे हैं, तो हम इसको लिखेंगे डाइमिथाइल। वर्ड रूट आपका रहेगा पेंट, 5 कार्बन है आपके पेरेंट चेन में और सिंगल बॉन्ड है, तो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। इस तरह से आप इसका नाम लिखोगे। अब लेट्स से आपके पास क्वेश्चन आ गया एक, CH3 सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां आपके पास लगा हुआ है CH2 CH3। अब आपको पता है चाहे चेन छोटी हो जाए, लेकिन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो पेरेंट चेन में लेना जरूरी होता है, और इवन उस कार्बन को भी नंबर कम देना पड़ता है, चाहे सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा या कम नंबर मिले, हम उसे निग्लेक्ट करते हैं, तो हम इसको 2 नंबर दे देते हैं। अब ये हो गया आपके पास प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा ग्रुप है? ये CH3 और CH2 को टोटल करोगे आप तो C2H5 बन जाएगा, इथाइल ग्रुप। तो प्रीफिक्स हुआ, 2 पे लगा हुआ है इथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट। प्राइमरी सफिक्स अब एन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, और कौन सी पोजीशन पे लगा है? 2 और 3 के बीच में, तो आप क्या लिखोगे? कम वाली पोजीशन को लिखोगे 2 इन। तो 2 इथाइल पेंट 2 इन इसका जो नेम है। समझ गए आप कैसे करना है? देखिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपको पता है स्ट्रेट चेन है तो इसी को आप सिलेक्ट करोगे। डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो आपको पता है हमारी प्रेफरेंस डबल बॉन्ड के साथ है, उसी को कम नंबर देना है, तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो अब स्किप कर देंगे। वर्ड रूट आपके पास बना 5, तो मतलब पेंट। अब एक ईन है और एक आइन है, कितनी पोजीशन पे ईन है? 2 पे ईन है, और आपके पास 4 पे एक आइन है, तो इसका नाम बन गया पेंट 2 ईन 4 आइन। तो इस तरह से आप इसको नाम लिखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और इस CH पे लगा है CH3। तो ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड सिस्टम है, चेन चाहे छोटी हो जाए वो हमारे पेरेंट चेन में आना चाहिए। अब इसको हम नंबर अगर यहां से कर रहे हैं तो एक हमारे डबल बॉन्ड को मिल रहा है 1 नंबर, और दूसरे डबल बॉन्ड को मिल रहा है 3, और हमारे सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है 2। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑर्डर है। आप दूसरी साइड से करेंगे तो
नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों में से एक को 1 और 3 तो मिलना है डबल बॉन्ड को, लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो एक सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलेगा, लेकिन दूसरी साइड से उसको 3 मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही नंबर करेंगे। तो प्रीफिक्स आपके पास हो गया CH3 ग्रुप है 2 मिथाइल, वर्ड रूट आपके पास 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 डबल बॉन्ड है, कितनी पे, 1 पे और 3 पे, दोनों सेम बॉन्ड है तो बन गया डाई-ईन। तो इस तरह से आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। नाउ वी आर गोना स्टार्ट विथ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो अभी हम पहले सोप्स से स्टार्ट करते हैं कि सोप्स एक्चुअली होते क्या है। आप सबको पता है, आप सब अपने बेदिंग के लिए सोप को यूज करते हो, अलग अलग तरह के सोप्स आते हैं, लक्स आता है, डिटॉल होता है, बहुत से सोप्स होते हैं। ऐसे ही वॉशिंग पर्पस के लिए भी आप अलग से तरह के सोप यूज करते हो, उनके अंदर कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे रिन हो गया आपके पास, सर्फ एक्सेल हो गया। तो एक्चुअली वी गेट वेराइटी ऑफ सोप्स, पर जो हमारा बेदिंग वाला सोप है उससे हम वॉशिंग नहीं कर सकते, और जो वॉशिंग वाला सोप है उससे हम बेदिंग नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर कुछ आप कह सकते हो डिफरेंस रहता है उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। तो लेकिन अगर हम जनरल सोप की बात करें, चाहे वो वॉशिंग या चाहे बेदिंग का सोप हो, तो सोप का मतलब क्या होता है, सोप्स होते क्या है एक्चुअली, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सोप्स में पक्का होने वाला है, चाहे वो कोई भी टाइप का सोप हो। सो सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब है सॉल्ट, सोप एक सोडियम सॉल्ट है, ठीक है, तो सोडियम का सॉल्ट है, हम सोडियम लिख लेते हैं, ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन पार्ट को हमने आर से डिनोट कर लिया, मतलब हो सकता है कितनी भी लंबी चेन हो, जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन का चेन है उसको हमने आर पुट कर लिया है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप ही होता है ना, हमने वो पहले भी डिस्कस किया, तो उसको हमने आर लिख लेते हैं। एंड इट इज अ सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो इसका मतलब कहीं पे भी आगे, मतलब फ्रंट के अंदर, यहाँ पे कोई भी, आप ऐसे लिख लेते हैं हम, सपोज कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन हो, मतलब जैसे C17H35, और पीछे सोडियम का सॉल्ट हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, COONA लगाओ, तो आप समझ जाइएगा कि ये सोप को डिनोट करता है, क्योंकि ये C17H35 आपका आर वाला पार्ट हो गया, और ये आपका COONA आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो जिसमें भी RCONA का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज रिगार्डेड एज सोप। तो आई थिंक अब क्लियर है ना, चाहे बेदिंग सोप है चाहे वॉशिंग सोप है, सिर्फ ये C17H35 मतलब आर वाला जो पार्ट है वो डिफर कर रहा है, लेकिन जो COONA है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर ऑल द सोप्स। ऐसे ही हमारे पास कुछ सोप्स के एग्जाम्पल है, सोडियम स्टीरेट, सोडियम पामिटेट, सोडियम ओलिएट, सो दीज आर ऑल सोप्स। अब सोप्स को हम बनाते कैसे हैं, एक जनरल प्रिपरेशन देखेंगे कि सोप को हम कैसे बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, दैट इज वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी बुलाते हैं, कास्टिक सोडा, और उसका फॉर्मूला आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट दैट इज NaCl। तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम वेजिटेबल ऑयल या और एनिमल फैट को ले लेते हैं, उसके हम अंदर कास्टिक सोडा को डालते हैं, मतलब NaOH को डालते हैं, और जब हम ऐसा रिएक्ट करते हैं तो इससे हमें मिलता है सोप और ग्लिसरॉल। वी गेट टू कंपोनेंट, सोप एंड ग्लिसरॉल। अब सोप और ग्लिसरॉल आपस में घुला होता है, लेकिन हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, सोप। तो सोप को प्रेसिपिटेट करने के लिए, मतलब सोप अलग हो जाए, उसके प्रेसिपिटेट बन जाए और हम उसको ग्लिसरॉल से सेपरेट कर पाए, उसके लिए हम ऐड करते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट क्या करता है, ये सोप को प्रेसिपिटेट करा देता है और हम सोप को इजीली ग्लिसरॉल से अलग कर पाते हैं। तो कोई भी सोप हो उसको आप इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और इस रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पोनिफिकेशन। सो व्हाट इज स्पोनिफिकेशन? The process of preparation of soap by using vegetable oil or animal fat, sodium hydroxide and a pinch of salt, that is called as sponification. I think you got it. अब हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सोप। अब हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सोप।
सोप का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सोप का टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेडपोल कैसा होता है? इसी तरीके से होता है ना, हेड होता है और ये क्या होता है? टेल। लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से ही सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। जो हेड होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ आयनिक पार्ट, हेड इज फॉर्म्ड ऑफ आयनिक पार्ट एंड टेल इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन आयनिक पार्ट। जो टेल है वो किससे बनी होती है? नॉन आयनिक पार्ट। अब अगर आप सोप का फॉर्मूला देखो RCONA, तो आयनिक पार्ट आपके पास कौन सा है? CONA। सो दिस फॉर्म्स दी हेड। इससे क्या बना होता है? हेड, राइट। और जो टेल है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ दिस R पार्ट, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन, इट फॉर्म्स द टेल बिकॉज इट इज नॉन आयनिक इन नेचर। तो इस तरह से सोप का स्ट्रक्चर होता है। तो आई थिंक यू गॉट इट। इट हैज अ हेड एंड इट हैज अ टेल। हेड इज मेड अप ऑफ आयनिक पार्ट एंड टेल इज मेड अप ऑफ नॉन आयनिक पार्ट। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो हेड वाला पोर्शन है, जो हेड वाला पोर्शन है वो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, मतलब दैट इज वाटर लविंग। दिस इज वाटर लविंग। वाटर लविंग को आप एक और वर्ड से बता सकते हो, दैट इज हाइड्रोफिलिक। फिलिक मीन्स लविंग, हाइड्रोफिलिक। और जो टेल वाला पोर्शन है, ये वाला जो टेल वाला पोर्शन है उसको वो क्या होता है? दैट इज वाटर रिपेलिंग, मतलब इट डजंट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर, इट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द डर्टी थिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बुलाएंगे? हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब ही क्या होता है? रिपेलिंग, राइट। तो इस तरह से हमारे पास सोप का स्ट्रक्चर होता है, हेड एंड टेल, आयनिक पार्ट, नॉन आयनिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो ये हम एक बार सम अप कर लेते हैं दोबारा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास आ गया हेड वाला पोर्शन। ठीक है, हेड वाला पोर्शन क्या है? पोलर है। पोलर मतलब इसमें चार्जेस है, आयनिक पार्ट है और पानी के अंदर सॉल्युबल है, और इसको आप क्या बुलाते हो? हाइड्रोफिलिक। वाटर सॉल्युबल पार्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक। जो ये वाला पोर्शन है दिस इज टेल, नॉन पोलर पार्ट। ये कोवेलेंट होता है क्योंकि इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं। एंड दिस इज ऑयल सॉल्युबल। ऑयल सॉल्युबल का मतलब क्या है? इट इज डर्ट loving and water repelling. So we can say that this is hydrophobic part. It is not soluble in water and it is formed of hydrocarbon chain. Now if we talk about the cleansing action of soap, कि soap किस तरह से किसी चीज को क्लीन करता है, तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक बकेट लेते हैं। ठीक है, बकेट के अंदर हमने पानी डाल दिया। ठीक है, बकेट के अंदर हमारे पास क्या है? पानी। इसके अंदर हमने सोप डाला। इसके अंदर हमने क्या डाला? सोप। तो सोप के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से रैंडमली अरेंज हो जाएंगे। सोप के मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज हो जाएंगे क्योंकि पानी के अंदर सिर्फ वाटर है, डर्ट नहीं है। अब हमने इस बकेट के अंदर एक डर्टी क्लॉथ डाल दिया जिसके ऊपर कोई ग्रीस वगैरह का स्टेन है, और वाटर वैसे ही है इसके अंदर। अब क्या होगा? जो सोप मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से अरेंज होंगे कि जो डर्ट वाला पार्ट, डर्ट लविंग पार्ट है वो डर्ट की तरफ, जो वाटर लविंग पार्ट है वो वाटर की तरफ। तो कुछ इस तरह का इनका अरेंजमेंट हो जाएगा सोप मॉलिक्यूल्स का। मतलब वाटर लविंग जो हेड है वो पानी की तरफ, जो वाटर रिपेलिंग है वो डर्ट की तरफ। जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो, ये आपके पास ऑयल पार्टिकल है या मतलब कोई भी डर्ट है, इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। जो टेल है वो ऑयल की तरफ है, मतलब डर्ट की तरफ है, और जो हेड है वो वाटर की तरफ है। इस तरह की फॉर्मेशन को, जैसा ये अरेंजमेंट हो जाता है, इसको आप क्या बुलाते हो? मिसली फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज मिसली formation. That is the arrangement of soap molecules around the dirt such that the dirt loving part towards the dirt and the water loving part towards the water. तो इस तरह के अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो? मिसली फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मिसली फॉर्मेशन हो गई। अब क्या होगा? आप इसको रगड़ोगे या ये आप कह सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये डर्ट को अपनी तरफ खींचेंगे। ये सोप मॉलिक्यूल का जो टेल है अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो होगा क्या? जो डर्ट मॉलिक्यूल है इट विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट। ठीक है, और जो डर्ट मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा एंड इट रिमेन्स इन द वाटर, सस्पेंडेड इन द वाटर, क्योंकि सोप जो है वो तो पानी के अंदर ही है ना, और जो आपका क्लॉथ होगा वो क्लीन हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब इसको आप लिखोगे कैसे? देखिए, इन बकेट वी टेक वाटर एंड वी ऐड सोप टू इट. What happens? Soap molecules get randomly arranged as shown in the figure. As you can see that you have to draw this figure
in this case water, and soap molecules are getting randomly arranged like this. Now, when we add dirty cloth to it, the soap molecules get arranged in such a way that hydrophobic part towards dirt and hydrophilic towards water. This arrangement is called as micelle and it is shown in the figure. You have to draw this figure or either you can draw this figure. Right. So in the second paragraph, when you will be writing, you have to draw either of these figures. Now, due to thermal agitation, the different soap molecules attract dirt towards themselves, such that the dirt particle breaks into smaller parts, hence it remains suspended in water and clothes get cleaned. So in this you don't need to draw any figure. तो जब भी आंसर आएगा पहले तो आप सोप का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देंगे, जो मैंने आपको टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर बताया है कि कौन सा पार्ट हेड है, कौन सा टेल, कौन सा वाटर लविंग, कौन सा वाटर रिपेलिंग. उसके बाद आप बकेट वाला डायग्राम बना देंगे कि सोप मॉलिक्यूल्स ऐसे रैंडमली अरेंज्ड हो रहे हैं. उसके बाद आप ये मिसली वाला डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और ये सब लिख देंगे तो आपका कोई भी मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा. आई थिंक यू गॉट इट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now there are few limitations of soap. Soap के कुछ limitations हैं उसके action की. देखते हैं क्या. It can't be used with hard water. अब question ये arise होता है कि hard water होता क्या है. Hard water वो होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के salts होते हैं. मतलब कैल्शियम क्लोराइड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड्स, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या पर्टिकुलरली कह सकते हो कि आयंस होते हैं इसके अंदर. तो जब हम सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज करते हैं, ये इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट करता है. इंटरैक्ट करके ये क्या बनाता है, एक इनसॉल्युबल सा पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का स्टिकी सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम. ये चीज क्या होती है, ये जो स्कम होती है, इट स्टिक्स टू द क्लोथ और कपड़े के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के दाग पड़ जाते हैं. सो वी कैन से दैट इट इंटरफेयर्स इन द क्लींजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सोप. But there is a good advantage of soap also, that it doesn't cause any kind of pollution as it is biodegradable. It can be easily degraded by microorganism, so it will not remain in the environment for the longer period and it won't be a cause of any pollution. So that means it is not a pollutant, and the disposal of soap, like जो soap का आप disposal करोगे उसका भी कोई ऐसा problem नहीं है, because it is biodegradable, it is eco-friendly. Now if we move on to the detergents, तो डिटर्जेंट्स और सोप में क्या डिफरेंस है. दोनों ही क्लींजिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो सोप है उसमें आपने पढ़ा दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना. डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन सल्फोनिक एसिड. क्या फर्क है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, ये सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है. सो इट इज RSO3Na. अब इसको आप कैसे प्रिपेयर करते हो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पेट्रोलियम. इसका प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो दैट इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट हैज ऑल्सो गॉट द आयनिक पार्ट, है ना, और ये इसका नॉन आयनिक पार्ट है. सो इट हैज द स्ट्रक्चर सिमिलर टू दी सोप, दैट इज हेड एंड टेल, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर. तो इसमें ये आपके पास हो गया आयनिक पार्ट और ये हो गया हाइड्रोकार्बन चेन. एंड सेम लाइक दैट दिस इज हाइड्रोफिलिक. ये जो हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक और जो आपका टेल है दैट इज हाइड्रोफोबिक, मतलब वो वाटर रिपेलिंग है. और एक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सोप मॉलिक्यूल्स का आपने पढ़ा, क्लींजिंग एक्शन, दैट इज सिमिलर टू द डिटर्जेंट, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स है आयनिक और नॉन आयनिक दैट इज ऑल्सो हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज. अब डिटर्जेंट की भी कुछ लिमिटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है और बहुत ही एक बड़ा नुकसान है कि जो डिटर्जेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर पाते हैं एंड इट लेड टू पॉल्यूशन. और इसीलिए जो डिटर्जेंट है इसका डिस्पोजल एक मेन प्रॉब्लम है. अब आप देखिए, अगर आप डिटर्जेंट को सॉइल के अंदर डिस्पोज करोगे तो सॉइल का पीएच बदल जाएगा, पीएच बदल जाएगा तो प्लांट्स उसके अंदर ग्रो नहीं करेंगे. आप वाटर बॉडीज के अंदर डाल दोगे तो वाटर बॉडीज के अंदर डालने से आपको पता है कि जब हम कोई डिटर्जेंट या कुछ चीजों को डालते हैं तो बहुत ही एक्सेस एल्गी ग्रो होने लगती है वाटर बॉडीज में, है ना, जो ऑक्सीजन ले लेती है पूरी वाटर बॉडी की और एक्वेटिक लाइफ सफर करती है, विच इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन. तो पानी के अंदर इट लीड्स टू पॉल्यूशन, दैट इज यूट्रोफिकेशन, मतलब एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी विच विल टेक ऑल द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड एक्वेटिक लाइफ इज गोइंग टू सफर.
तो बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि कोई भी चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल होगी तो इट इज गोइंग टू कॉज पॉल्यूशन, हार्म अस इन वन और अदर वे. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट? अभी हमने पढ़ा जो सोप है दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है. जो डिटर्जेंट है दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन सल्फोनिक एसिड. तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपका सल्फोनिक ग्रुप आ गया. दूसरा, इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर. डिटर्जेंट ज्यादा सॉल्युबल होते हैं. सोप का लेस पावरफुल क्लींजिंग एक्शन है, लेकिन डिटर्जेंट्स दे हैव गॉट पावरफुल क्लींजिंग एक्शन. सोप हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करना पड़ता है, डिटर्जेंट उतने अमाउंट में यूज नहीं करना पड़ता. सोप इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. एंड वन other point is missing in it. Soap क्या होता है आपको पता है, it can't be used with hard water. Soaps can't be used with hard water, but detergents can be used with hard water. They don't form any kind of scum, so there is no problem in using them with hard water. Now we are going to start with question and answers. First question is, what do you mean by homologous series? See, it is the members of same family which have same functional group, similar properties, but the difference is that each consecutive member differ by CH2 group and the atomic mass by 14 AMU. For example, if we have a homologous series of alkane, so it is methane, ethane, propane, butane, so on you can write. ठीक है. अब आप पहले और दूसरे मेंबर के बीच में डिफरेंस देखोगे, so difference is only of CH2 group and the difference in their atomic mass, कार्बन 1 है तो 12, इसका हाइड्रोजन का मास हो गया 2, तो इनका जो मास में डिफरेंस आएगा पहले का दूसरे या दूसरे का तीसरे मेंबर से विल बी 14 AMU. So likewise you can write the homologous series for anything, like for alcohol it is methanol, ethanol, propanol, butanol, pentanol. For aldehyde it is methanol, ethanol, propanol. मतलब आप जब उसको ऑर्डर में लिख लेते हो तो that becomes the homologous series. And the difference is only they differ from their consecutive members by CH2 group and mass by 14 AMU.